फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि तय था कि हम लोग जब बातचीत करेंगे तो सुझाव मैंने मांगे थे कि इसका पैटर्न क्या रखें, तो मुझे ये बात सही लगी जो लोगों ने लिखी कि 1 घंटे का न रखें, क्योंकि ये क्लास थोड़ा ही है कि हम 1 घंटे क्लास लेंगे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मेरी आदत है मैं तो 1 घंटे से अधिक पढ़ाने की, लेकिन एक क्लास नहीं है। मुझे दोस्तों की ये बात सही लगी कि यहाँ पर कम समय में ज़्यादा बात की जानी चाहिए। अगर ज़रूरत होगा तो हम किसी भी विषय पर हम लंबी बातचीत भी करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो आपका रेस्पॉन्स है। सब ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए। किसी ने कहा 30 मिनट का, किसी ने कहा 15 मिनट का, किसी ने कहा नहीं आपको जैसा अच्छा लगा वैसा। तो ये जो रेस्पॉन्स है, इससे एक चीज़ का मुझे पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बातचीत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसे सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने विषय भी सजेस्ट किए। जो विषय सजेस्ट किए गए हैं, ये तय है कि मैं उन पर बोलूंगा। समय की नहीं कह सकता किस दिन बोलूंगा, लेकिन यह कि एक दिन पहले सूचना दूंगा, लेकिन बोलूंगा, ये पक्का है। मैं नहीं जानता आपको मेरी बातचीत से कितना लाभ होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस बातचीत से मुझे ये लाभ होगा। क्योंकि हम जब बातचीत करते हैं तो हम अपनी भी शिक्षा करते हैं, अपने भी सीखते हैं। एक नए संदर्भ में पुरानी चीजों को फिर से खोलते हैं, तो उसको पुनर्परिभाषित करते हैं। और ये एक जो निरंतर जो एजुकेशन की प्रक्रिया है, मैं उस एजुकेशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा इस फेसबुक लाइव को मानता हूं। मेरे लिए ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं। मुझे किसी पार्टी की लाइन भी डिफेंड नहीं करनी है। मुझे जो विषय रिलेवेंट लगता है, समसामयिक लगता है समाज के लिए, मैं उस पर बातचीत करना जरूरी समझता हूं। और मैंने काफी सोच विचार के बाद में यह तय किया कि मुसलमान और उनकी स्थिति, और खासतौर पर लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में उनकी स्थिति को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। अभी जो फिलहाल की जो बातचीत है वो हम मुसलमानों पर ही केंद्रित रखेंगे। क्यों केंद्रित रखेंगे, ये चीज समझनी बेहद जरूरी है। मैं मुसलमान तो हूं नहीं, तो मुसलमानों के आंतरिक जगत की जो जटिलताएं, उनके बारे में मैं नहीं जानता। तो जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जो फेसबुक में हैं, इस समय लाइव सुन रहे हैं, वे मुझे मेरी नाजानकारी के लिए माफ करेंगे अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए। तो मैं जो बृहत्तर जो रुचि के जो विषय हैं जो कि मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, मैं उन पर खासतौर पर बात करना चाहता हूं। मेरी रुचि इसमें नहीं है जैसा कि मीडिया की रुचि है। मीडिया की रुचि है कि कैसे मुस्लिम औरत को मुस्लिम पति सता रहा है। उसकी वैसे ही रुचि है इस विषय में जैसे कि वो हिंदू स्त्रियों को और पत्नी के झगड़ों को वो मीडिया में रस ले लेके उछालता रहता है। ये क्राइम पेट्रोल नहीं है मेरे लिए समाज। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, तकरीबन 10 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला सिर्फ वही नहीं है जो अभी उठाया जा रहा है। मुसलमान वही नहीं है जो कोरोना से जिनको जोड़कर देखा जा रहा है और घृणा से जिनको जोड़कर देखा जा रहा है। मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में 10 करोड़ से अधिक है। सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता के विकास में, हिंदुस्तान की आधुनिक राजनीति और आधुनिक समाज के विकास में मुसलमानों की और मुस्लिम नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे यहां एक समुदाय है जो खाली जिन्ना को जानता है, और जिन्ना के भी उस रूप को जानता है जो कि भारत विभाजन से जुड़ा हुआ है। वो मुसलमानों को नहीं जानते। तो पहली चीज जो कि दिमाग में रखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान हमारी
भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और अभिन्न हिस्सा रहेंगे। यह सच है कि वे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि वे इंटीग्रेटेड हैं। वे इस भारतीय समाज में अंतर्ग्रथित हैं। बिल्कुल उनके जर्रे जर्रे में इंडियन सोसाइटी रची बसी है और इंडियन सोसाइटी के जर्रे जर्रे में मुसलमानों का असर रचा बसा है। इसलिए मुसलमानों को, उनकी भूमिका को, उनकी सामाजिक अवस्था को कम करके नहीं देखना चाहिए। मुसलमान पहले भी अनटचेबल नहीं थे, मुसलमान आज भी अनटचेबल नहीं है, मुसलमान आने वाले समय में भी अनटचेबल नहीं रहेंगे। जो मुसलमानों को अनटचेबल बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें घृणा का उपकरण बनाने में लगे हुए हैं, वे अंत में हारेंगे। आप जान लीजिए, हारेंगे। ये जो घृणा के प्रचारक हैं, ये घृणा के प्रचारक वैसे नेता नहीं है जैसा पाकिस्तान को बनाते समय हमने मुस्लिम नेताओं को देखा था। इनमें इतनी ताकत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, ये कुछ लोगों की हत्या कर सकते हैं, ये कुछ लोगों का घर उजाड़ सकते हैं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में आज एक ऐसा संविधान है, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार, मोदी से मेरे लाख मतभेद हों, बीजेपी से मेरे लाख मतभेद हों, लेकिन आप जान लीजिए कि बीजेपी की सरकार संविधान से बंधी हुई और संविधान के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। कानून के शासन के चोर दरवाजों का दुरुपयोग तो कर सकते हैं लोग, लेकिन जो कानून बना हुआ है, जो संवैधानिक प्रोटेक्शन या संरक्षण मुसलमानों को मिले हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। आरएसएस के पास में 542 सीट आ जाए पार्लियामेंट की, तब भी वे छीन नहीं सकते। आप जान लीजिए इसे। उसका एक ही कारण है कि हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की सभ्यता में, हिंदुस्तान के आम जीवन में, हिंदुस्तान की आम रिवायत में मुसलमान पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, उनकी कल्चर इंटीग्रेटेड है। इसलिए मुसलमानों को विच्छिन्न करके देखने का, विच्छिन्न करके रखने का, उन्हें एक तरह से एक हेट सिंबल बनाने का जो फिलहाल जो प्रयास चल रहा है, जो कि सिंबॉलिकली थोड़ा दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एक फर्क तो देख रहे हैं आप, जो साइबर फैक्ट्रियां मुसलमानों के बारे में झूठी खबरें प्रचारित कर रही हैं, वे साइबर फैक्ट्रियों के खंडन कौन कर रहा है? बीजेपी के शासन वाली पुलिस ही कर रही है ना। तो एक फर्क तो आया है। हमारे आपके बीच में मुसलमानों के बारे में, इस हेट कैंपेन के बारे में जो विमर्श चल रहा है, जो दबाव पैदा किया गया है, उसका एक सुपरिणाम है कि तमाम किस्म के जो झूठे वीडियो वायरल किए गए, ये तमाम किस्म की जो झूठी खबरें साइबर फैक्ट्रियों के जरिए वायरल की गई, वे झूठी खबरों का खंडन राज्य कर रहा है। अभी और दबाव बनाने की जरूरत है। दबाव इसलिए बनाने की जरूरत है कि जिससे कि ये झूठी खबरें लिखने वालों के खिलाफ में एक्शन हो। मैं फिलहाल इसे यहीं रख रहा हूं, हम जब साइबर की बातें करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। मैं बुनियादी बात यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान भारत के और भारत के लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। हमने कभी मुसलमानों के बारे में वस्तुगत तौर पर विचार विमर्श ही नहीं किया। हम मुसलमान के बारे में जब भी बात करते हैं तो दंगे के संदर्भ में, हेट कैंपेन के संदर्भ में, कहीं जब हमले होते हैं उन पर, उसके संदर्भ में मुसलमान हमेशा हमारे बीच में डिस्कोर्स में, पिछले 30-35 साल का तो मेरा अनुभव है ये कि हमारे 35-40 साल में मुसलमान हमेशा दंगे के संदर्भ में ही दाखिल हुआ है कि या तो मुसलमान जलाए गए, या मुसलमान मारे गए, या मुसलमान ये होते हैं, या मुसलमान वे होते हैं। अरे मुसलमान क्या होते हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या मुसलमानों को हम जानते हैं? क्या हमने कभी मुसलमानों को विकास के संदर्भ में परिभाषित किया? क्या हमने कभी मुसलमानों और लोकतंत्र के बीच में जो अंतर क्रियाएं चल रही हैं, हिंदुस्तान के संविधान और मुसलमानों के बीच में जो अंतर क्रियाएं चल रही हैं, उसके संदर्भ में उसे परिभाषित करने की और उसे खोलने की कोशिश की?
नहीं। तो जब आपने किसी विषय को खोला ही नहीं है, तो आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं और मुसलमान वैसे हैं? मुसलमान कोई न्यूज आइटम नहीं है, जिस तरह हिंदू कोई न्यूज आइटम नहीं है। मुसलमान एक सुसंगठित सामाजिक समुदाय है। मैं पिछली बातचीत में भी ये बात कह चुका हूं, मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं। मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल जब कर रहा हूं तो मैं मुसलमान को मुसलमान कह के संबोधित नहीं करना चाहता। मेरे लिए वे मनुष्य हैं, मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है। मेरे लिए मुसलमान की पहचान के प्रश्न, उसकी अस्मिता के प्रश्न मनुष्य के प्रश्न हैं, वे उसकी आइडेंटिटी के प्रश्न नहीं है। वे तमाम लोग जो मुसलमानों को आइडेंटिटी के संदर्भ में व्याख्यायित करते रहे हैं और व्याख्यायित कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आइडेंटिटी के नजरिए से मुसलमान को व्याख्यायित करोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक मुसलमान में कई मुसलमान होते हैं, जैसे एक हिंदू में कई हिंदू होते हैं। मैं एक किस्सा सुना रहा हूं, आपको उससे आपको अंदाजा लगे क्या हमें क्या करना चाहिए। मैं पढ़ाता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, शुरू के दिनों की बात है ये। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वो आती थी और अपने आराम से, जैसा कि होता है, वो अपने बुर्के में आती थी, मुंह ढके रहती थी, बैठी रहती थी, क्लास करती थी। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई कम से कम आप हमारी क्लास करती हैं तो हम चेहरा तो देखें आपका, हम ये तो जाने कि हमारी क्लास कौन कर रहा है। कम से कम क्लास में तो बुर्का न पहने आप। क्योंकि वो लड़की बहुत श्रद्धा करती थी, बहुत मानती थी। बाकी क्लास की भी यही स्थिति थी, लेकिन उस लड़की ने मेरी बात मानी और उसने खटाक से बुर्का हटा दिया। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम क्लास में बुर्का वुर्का मत पहना करो, आराम से बैठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन चला ये, उसने बिना बुर्के की क्लास की। तो मैंने पूछा कि तुम क्या घर से चलती हो तो ऐसे ही चलती हो? तो बोले कि हाँ घर से चलती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप पर जब उतरती हूँ तो बुर्का उतार लेती हूँ, फिर पहन लेती हूँ, क्योंकि लगता है कोई देखेगा। तो मैंने कहा नहीं, तुम कोशिश करो कि अब बस में जब आओ तो बिना बुर्के के आओ, दिक्कत क्या है? घर से निकलती थी बुर्के में ही, बाद में वो अपना किसी तरह से। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। एक दिन जब वो, मैंने पूछा उससे, एक महीने बाद मैंने पूछा कि तुम अभी भी क्या घर जाते समय, घर बस से उतरने के बाद में बुर्का वुर्का पहन लेती हो? तो बोले हाँ सर पहन लेती हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मटिया बुर्ज में रहती। वो मटिया बुर्ज सघन इलाका मुस्लिम आबादी का। तो मैंने कहा आज तुम बिना बुर्के के घर जा, बस से उतरो कहेंगे। तो मैंने कहा नाराज हो तो कहना कि वो हमसे बात कर, तो हम कोशिश करेंगे उनका दिल जीतने की, जैसे हमने तुम्हारा दिल जीता है कि तुम्हें हमारी क्लास अच्छी लगती है, तुम आती हो, सब कुछ छोड़ के तुम आती हो। तो वही हुआ, उसने बुर्का उतार के वो घर, तो घर में हंगामा, हिम्मत कैसे पड़ी। तो उसने कहा पापा मेरे सर ने कहा है, जेसी सर ने कहा है कि बुर्का उतार के जाना, अब मैं तो उनकी बात मानूंगी। तो उसके पिता ने फोन किया, मैंने उनसे कहा कि अगर ये लड़की अपनी इच्छा से बुर्का नहीं पहनना चाहती है तो आप इसकी हेल्प कीजिए, अगर ये पहनना चाहे तो इसे पहनने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके पिता ने बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं। और वो दिन और आज का दिन है, वो लड़की बुर्का नहीं पहनती है। सवाल यह है कि जो लोग बुर्के में हैं, जो लोग बंद इलाके में रहते हैं, जो एक बंद समाज में रहते हैं, क्या हम लोग उनको उस बंद समाज और बंद गली से निकालने की कोशिश भी करते हैं? लोकतंत्र का मतलब है ओपन स्पेस में लाना,
हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि 70 साल के लोकतंत्र ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को ओपन स्पेस दिया है कि नहीं दिया है, एक पब्लिक स्पेस दिया है कि नहीं दिया है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने, उसकी हजार खूबियां और हजार खामियां हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी खूबी है कि उसने उन बंद इलाकों को खोल दिया, उन लोगों को खोल दिया, उन लोगों को एकदम पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डोमेन में लाके खड़ा कर दिया जो लोग कभी नहीं निकलते थे। लोकतंत्र एक वंचित व्यक्ति को, जिसके पास में सार्वजनिक स्पेस नहीं है, उस वंचित व्यक्ति को सार्वजनिक स्पेस देने का काम करता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के साथ लोकतंत्र की जो अंतर क्रियाएं चली हैं, उसने मुसलमानों के अंदर के तंत्र को, अंदर के समाज को, परिवार को, परिवार के ढांचे को, उनके खान पान, रहन सहन, संस्कृति के तमाम रूपों को एक सिरे से खोला है, पुनर्परिभाषित किया और एक ओपन स्पेस दिया है। उस ओपन स्पेस की जानते हो अभिव्यक्ति क्या है? इस ओपन स्पेस की अभिव्यक्ति है शाहीन बाग आंदोलन, जिसकी सफलता को दर्ज किया जाना चाहिए। लाखों औरतों ने, मुस्लिम औरतों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम औरतों ने हिंदुस्तान के कभी किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और यह पार्टिसिपेशन तभी संभव हो पाया जबकि मुसलमान और मुस्लिम औरतें लोकतंत्र के साथ में अंतरक्रियाएं कर रही थी। यह अंतरक्रियाओं के कई लेवल हैं। अंतरक्रियाओं का एक लेवल वह है जिसे कि आप मीडिया कहते हैं, वो मीडिया की एक्सपोजर में आई, वो तरह तरह के मीडिया के एक्सपोजर में आई। एक अंतरक्रिया का लेवल वह है, वह तरह तरह के उपभोक्तावादी समाज के रूपों के इंटरेक्शन में आई। और इससे भी बड़ा एक इंटरेक्शन का और अंतरक्रिया का सबसे बड़ा रूप वह है कि उसने हिंदुस्तान में जब भी जिस स्तर पर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वोट दिया। मैं नहीं जानता आप लोगों का क्या नजरिया है, आप लोग कैसे देखते हैं, लेकिन मैं एक दूसरी चीज देख रहा हूं। हिंदुस्तान में 1980 के पहले जो मुसलमान था और 1980 के बाद जो मुसलमान बना है, वो एकदम अलग किस्म का मुसलमान बना है। और खासतौर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लखनऊ जैसे शहर में लगातार बड़े पैमाने पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल उन बस्तियों में खुले हैं जो मुस्लिम बस्तियां कहलाती थीं। मुस्लिम समाज के यंग लड़के, लड़कियां और बच्चे आधुनिक शिक्षा के मंदिरों में जा रहे हैं, आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये वे बच्चे नहीं हैं जो खाली मदरसे में जाते हो, मदरसे में भी जाते हैं, वो मदरसे में भी वहां अच्छी शिक्षा होती है, ऐसा नहीं कि वहां खराब शिक्षा होती है। मैं खुद संस्कृत के मदरसे में, हिंदुओं के मदरसे में पढ़ा हूं, संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हूं। आप मुझे देखते हैं ना बचपन में, तो मैं किसी मदरसे के जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनकी तरह ही था जो हिंदू बच्चे होते हैं। इतनी बड़ी चोटी थी मेरी, जनेऊ था, मैं दुपट्टा पहनता था, मैं पोतिया पहनता था, मैं कुर्ता पहनता था, मैं तिलक लगाता था। और मेरे पंडित कौन थे, मेरे जो शिक्षक कौन थे, वो सब संस्कृत के बड़े विद्वान थे। मरकज में भी ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत सारे जो पुराने जो मदरसे हैं उनमें भी ऐसे ही लोग होते हैं। जो तो पुरानी जो ओरिएंटल एजुकेशन है, उस ओरिएंटल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि वहां बहुत खराब चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर पढ़ाई जाती है तो हम संस्कृत के पठन पाठन की व्यवस्था क्यों रखते? अगर वहां खराब चीजें पढ़ाई जाती है तो हम वहां पर मुस्लिम शिक्षा के मीडियम के स्कूल या मदरसे क्यों रखते? नहीं। समाज को जिस तरह से आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, समाज को उसी तरह ट्रेडिशनल जो एजुकेशन उसकी भी जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते उसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही होगा कि सब लोग कंप्यूटर ही सीखेंगे, सब लोग साइंटिस्ट ही बनेंगे, तो भैया ये बताओ मंदिर में घंटा घड़ियाल कौन बजाएगा? ये अंतिम संस्कार कौन कराएगा? ये जनेऊ और ब्याह कौन कराएगा? वो मंत्र कौन पढ़ेगा? ऐसी स्थिति में ये सोचो कि क्या
अब मंत्र पढ़ने वाले लोग, संस्कार कराने वाले लोग, कुरान की आयतें पढ़ने वाले लोग, वेद पढ़ने वाले लोग क्या ब्रिटेन से आएंगे? भारत में अनेक धर्मों की परंपराएं हैं, इस्लाम की भी परंपराएं, उस परंपराओं की रक्षा करना भी हमारा काम है, दायित्व है। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि भारत में जो ट्रेडिशन है, उस भारत के ट्रेडिशन में एक बहुलतावादी परंपराएं हैं। मुसलमानों का विकास मिडिल ईस्ट की तरह नहीं हुआ है, जान लीजिए। यहां मिडिल ईस्ट के देशों में एक धर्म की और एक मान्यता के लोगों की समृद्ध परंपराएं हैं, लेकिन भारत में विभिन्न धर्मों की परंपराएं हैं और विभिन्न धर्मों के शास्त्र और उनके व्याख्याता हैं, उनके बीच में साथ साथ की परंपरा रही है। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान बड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में जो इस्लाम धर्म बड़ा हुआ है, वह बहुलतावादी परिवेश और परिप्रेक्ष्य में बड़ा हुआ है। यहां पर जो इस्लामिक शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, वे सिर्फ मुस्लिम शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने की संबंध किए थे। उन्होंने मिश्रित संस्कृति और मिश्रित की नींव डाली, ये पहले से थी। वो क्या परेशानी थी? वो किसी मुस्लिम, ऐसा नहीं था कि जोधाबाई से ज्यादा सुंदर कोई औरत मुसलमानों में मिलती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदू औरतों में शादियां की, संबंध किए, हिंदुओं के साथ में रोटी बेटी के संबंध जोड़े। इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई? अरे ब्याह शादियां क्या जबरदस्ती होती है, बंदूक के नोक पर होती हैं। किसे समझाना चाहते हैं हम? जब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में पिछले सैकड़ों सालों से इंटरेक्शन, आदान प्रदान, एक्सचेंज या विनिमय चला आ रहा हो, वहां जब आधुनिक भारत का निर्माण होगा तो क्या यह संभव है कि मुसलमानों को छेक कर अलग कर दें? नहीं, यह संभव नहीं है। दो चीजें बहुत जरूरी समझने की। एक तो यह है कि ओरिएंटल एजुकेशन से हम अपना संबंध नए सिरे से परिभाषित करें और जोड़ें, हम समझें उसे। हम न संस्कृत की परंपरा को जानते हैं शिक्षण की को, और न मदरसे की परंपरा को जानते हैं शिक्षण की को, और हम जहर उगलते रहते हैं, मिथ्याचार करते रहते हैं। आपने कहीं संस्कृत के विद्वान देखे जो फेसबुक पर लाइव बोलते हो? कोई है क्या? नहीं, एक ही है, मेरा जैसा बेवकूफ यहां बैठा हुआ है। मैं संस्कृत में पढ़ के बड़ा हुआ हूं, मैं जेएनयू तो बाद में गया पढ़ने के लिए। मैं एकदम कूप मंडूक लोगों में, अंधविश्वासी लोगों में पढ़ के बड़ा हुआ हूं, जान लीजिए आप। मेरी भी एक जमाने में अंधविश्वासों में गहरी आस्था थी, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं उन लोगों को हेट की नजर से देखूं। वे लोग मेरी संस्कृति का हिस्सा हैं। मुझे उनके बारे में आलोचनात्मक विवेक पैदा करना होगा, लेकिन मैं उनको प्यार करता हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता। इसलिए जो मुसलमान लोकतंत्र में विकसित हुआ, उस मुसलमान की स्थिति यह है कि हमने उसको कभी डेमोक्रेसी के संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, हमने संविधान के संदर्भ में परिभाषित करके उस पर बहस करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे यहां हमेशा वह दंगे के संदर्भ में आता रहा है, और मेरा मानना है कि दंगे के संदर्भ से मुसलमान को निकालने की जरूरत है। मुसलमान को स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों से निकालने की जरूरत है। मुसलमान ने सबसे बड़ी चीज हासिल की है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में ही हासिल नहीं की। जहां जहां लोकतंत्र है वहां मुसलमानों ने अपने को लोकतांत्रिक बनाया है। आप क्या सोच रहे हैं? फ्रांस में जो मुसलमान रहते हैं वो फंडामेंटलिस्ट है, वो यहां से भी ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं। जर्मनी और ब्रिटेन और अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वे लोकतांत्रिक समाज हैं, जहां मुसलमान रहते हैं बड़ी संख्या में, और वे डेमोक्रेटिक हैं। मुसलमानों का परिप्रेक्ष्य वही नहीं है।
जो फंडामेंटलिस्टों का परिप्रेक्ष्य हमारे जहन में उतारा जा रहा है, मुसलमानों में एक बड़ा हिस्सा वह है जो लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देशों में रहता है। आप दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में रहने वाले मुसलमानों को क्यों नहीं देखते आप? अब फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में यहां रहने वाले मुसलमानों को देखें आप और देखें कि वे लोकतंत्र में कैसे शिरकत करते हैं। गंभीरता से सोचिए इस बात को। मुसलमानों का संदर्भ एक नहीं है, मुसलमानों के कई संदर्भ है। एक संदर्भ है जो लोकतंत्र के संदर्भ में मुसलमानों ने विकास किया है, दूसरा संदर्भ है जो समाजवादी देशों के अंदर मुसलमानों ने अपना विकास किया है। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उस अक्टूबर रेवोल्यूशन का एक परिणाम यह भी था कि वे तमाम किस्म की धार्मिक मान्यताएं और समूह के मानने वाले लोग, उन सबके सेकुलराइजेशन की एक दूसरी धारा, वैकल्पिक धारा का निर्माण किया गया। मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको। कुछ साल पहले मैं तुर्कमेनिस्तान गया था। तुर्कमेनिस्तान पूरी तरह से कागज पर इस्लामिक देश है। फ्राइडे का दिन था, मैं था, सुधा सिंह थी और मेरे जो मामा है मनमोहन, वो थे, हम तीनों थे। हमने तय किया कि हम लोग आज फ्राइडे और हम चलते हैं, देखते हैं मुसलमान मस्जिद में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी अश्गाबाद, उसमें 4 मस्जिदें, बहुत शानदार मस्जिद है। हम लोग सभी मस्जिदों में घूमे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमें कहीं पर भी नमाज पढ़ते हुए मुसलमान नहीं मिले। हम लोग बड़े दुखी कि यार ये मुसलमानों का देश है, सारा शहर, सारी आबादी सिर्फ मुसलमानों की, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा। और जो वहां की एक अच्छी मस्जिद थी, सबसे नामी मस्जिद थी, उसमें हम लोग काफी देर, 2.5-3 घंटे बैठे रहे ये देखने के लिए कि नमाज के टाइम पर कोई मुसलमान आता है कि नहीं आता। कोई पढ़ने ही नहीं आया। तो वहां जो मौलवी था, हमने उससे पूछा कि साहब क्या यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता? बोले कि नहीं साहब, नमाज नहीं पढ़ने आता कोई, कभी कभार कोई आता है। अचानक देखा एक यंग लड़का जिसकी उम्र 30-35 साल होगी, वो दौड़ा दौड़ा चला रहा है नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ने को। मैंने उसका फोटो खींचा और जब वो नमाज पढ़ चुका तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये बता तू तुझे नमाज पढ़ने का शौक क्यों है? तो बोला कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। अब हम वहां से निकल आए। अब हम बाजार में घूमना शुरू किए। अश्गाबाद के बाजारों में घूम रहे थे और अश्गाबाद के बाजारों की और खासतौर पर मॉल की ब्यूटी ये थी कि वहां मॉल में सारी दुकानों पर औरतें ही इंचार्ज थी, औरतें ही दुकानें चला रही थी। लिबरेटेड समाज इसे कहते हैं। मुसलमानों का एक परिप्रेक्ष्य और एक संदर्भ है जो कि विकसित लोकतांत्रिक देशों में है। मुसलमानों का एक संदर्भ है जो कि अविकसित लोकतांत्रिक देशों में है, भारत जैसे देशों में है, पाकिस्तान जैसे देशों में है। मुसलमानों का एक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ है जो कि पूर्व समाजवादी देशों में है। वहां मुसलमानों की चेतना, वहां मुसलमानों के संस्कार और आदतें एकदम भिन्न किस्म की हैं। कहने का मतलब यह है कि मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मुसलमानों में विभिन्न किस्म के लोग होते हैं, विभिन्न किस्म के उनके परिप्रेक्ष्य होते हैं, विभिन्न किस्म की कल्चर होती है। मुसलमान एक जैसे नहीं होते। हमारे मन में जो ये बात बिठाई गई कि मुसलमान एक जैसे होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आगे की बातें हम फिर बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू। 2 मिनट बाद में हम फिर आते हैं।